Hello student, today we learn about the basic of strength of material. जब हम बेसिक ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बात करते हैं तो हम जनरल ये बात करते हैं भी हमने बिल्कुल इसकी स्टार्टिंग में क्या पढ़ना है और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आने वाले सब्जेक्ट पर। तो सबसे पहले हम स्ट्रेंथ की डेफिनेशन देखते हैं। तो स्ट्रेंथ को हम बोलते हैं जैसे ये कोई बॉडी है, आई सपोज मैंने एक बॉडी ले ली है, तो हमने इसके ऊपर लोड डाल दिया है, सपोज दिस इज़ अ लोड। तो जब इसके ऊपर लोड डलेगा तो ये लोड बियर करेगा, तो लोड बियर नहीं कर पाएगा तो ये फेल हो जाएगा, है ना। अगर ज़्यादा लोड डाल देंगे किसी चीज़ पे तो वो फेल हो जाएगा, वो फेल्यूर आ जाएगी, वो क्रैक डल जाएंगे, या वो टूट जाएगा या क्रश हो जाएगा। तो ऐसा कुछ जो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, दैट इज़ अ बेसिकली प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, कि वो अपने आप को विद स्टैंड कर सके व्हेन देयर इज़ एन एक्सटर्नल लोड। उसके ऊपर एक्सटर्नल लोड यानी बाहर से कोई बाहर डाला जाए विदाउट फेलियर, यानी वो फेल ना हो, तो हम इसको बेसिकली स्ट्रेंथ कहते हैं। ठीक है, यानी मैं कह सकता हूँ कोई भी बॉडी है वो अपने आप को विद स्टैंड करती है जब उसके पास एक्सटर्नल लोड या एक्सटर्नल फोर्स भी कह सकते हैं आप, अप्लाइड लोड की जगह फोर्स टर्म भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर वो विद स्टैंड करे विदाउट फेलियर के साथ तो उसको हम क्या कहते हैं, दैट द बॉडी की जो स्ट्रेंथ है वो अच्छी है। तो जब हम ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ते हैं, सबसे पहले हम इंटरनल फोर्सेस के बारे में पढ़ना हमें ज़रूरी है। व्हाट इज़ इंटरनल फोर्सेस? तो इंटरनल फोर्सेस को समझने के लिए सबसे पहले आपको एक चीज़ समझ में आनी चाहिए भाई, अगर मैं कोई स्प्रिंग ले लूँ, आई सपोज मैंने यहाँ पर एक स्प्रिंग ले लिया यूँ करके यूँ, तो अगर मैं इस स्प्रिंग को यूँ करके यूँ दबाऊँगा दोनों तरफों से, तो छोड़ूंगा तो जो स्प्रिंग है उसके अंदर रीस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस हो जाएगी जो कि अपोजिट डायरेक्शन में होगी, जो इसको स्प्रिंग को दोबारा ओपन करने की कोशिश करेगा। सिमिलरली अगर ये मैंने स्प्रिंग ले लिया और मैं इसको पकड़ के इस तरफ या इस तरफ खींचता हूँ, तो भी एक रीस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होएगी जो इसको बाहर की तरफ ना जाने देने के लिए किसकी तरफ, अंदर की तरफ लेके जाएगी। इसको हम रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। जो भी मटेरियल की प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो वापस आता है वो बेसिकली रीस्टोरिंग फोर्स के कारण ही आता है। तो अब आप कहेंगे सर किसी बॉडी के अंदर तो सर स्प्रिंग ही नहीं होता, तो स्प्रिंग नहीं होता तो सर वो वापस कैसे आती है? तो इसके लिए हम सबसे पहले एक टर्म है जिसको हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, क्योंकि हम ये सब जानते हैं भी कोई भी जो चीज़ है, सपोज मैंने एक बॉडी मान ली यूँ करके यूँ, एक ये ऐसी बॉडी है, इसमें इन्फानाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे, मतलब जिसको आप गिन भी नहीं सकते। सपोज ये दो मैंने मॉलिक्यूल मान लिए यूँ करके यूँ पड़े हैं, तो इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। अट्रैक्शन का मतलब है ये दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। यानी मैं कह दूं, अगर मैं ये ना कह के सबसे सिंपल टर्म बोलूं भी ये जो दो मॉलिक्यूल हैं इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो फोर्स जैसे एक स्प्रिंग के कारण होती है, वो एक सपोज मैंने मान ली यहाँ पर एक स्प्रिंग लगी है, लेकिन वो फोर्स कौन सी है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं ये बेसिकली इनका जो बैकग्राउंड होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर का होता है, लेकिन हम उसको इतनी डिटेल में ना पढ़ेंगे। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में कभी भी ये टॉपिक इतनी डिटेल में नहीं पढ़ा जाता। बस हम कह देते हैं एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट होता है। सॉलिड्स के केस में भी होता है, लिक्विड के केस में भी होता है। गैसेस में ये मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बहुत कम होती है, तो सॉलिड के केस में ये मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है। तो ये मैंने स्प्रिंग मान लिया। तो जब आप इस बॉडी को यहाँ से और यहाँ से खींचेंगे, यूँ करके फोर्स अप्लाई करेंगे, तो होगा क्या, ये जो मॉलिक्यूल हैं दो, ये अपनी डिस्टेंस इनका बढ़ जाएगा। जब इनका डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो इनके अंदर अपने आप एक फोर्स प्रोड्यूस हो जाएगी जिसको हम रीस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस कहते हैं, जिसके कारण ये वापस जाने की कोशिश करेगा। तो ये जो ब्लू एरो है ये रीस्टोरिंग फोर्स के हैं। तो द टर्म दैट वी हैव टू डिफाइन टुडे इज बेसिकली स्ट्रेस। तो सर ये स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस होता है रीस्टोरिंग फोर्स। जो भी रीस्टोरिंग फोर्स है, जब हम उसको पकड़ के खींच रहे थे तो अभी उसके कारण एक अंदर की तरफ फोर्स लग रही थी अपॉन ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया इसको अपने आप पूरा लिख लीजिए। सपोज मैं दोबारा से बनाता हूँ, ये हमारा एरिया है, ठीक है, दिस इज ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया। इसका एरिया सपोज मैंने मान लिया ए है। मैंने क्या माना, यहाँ पर एक स्प्रिंग लगा था यूँ करके यूँ, आपने उसको पकड़ के खींचा, तो इसके कारण जो एक्सटर्नल फोर्स थी वो येलो कलर से शो कर रहे हैं, दिस इज एक्सटर्नल फोर्स दोनों तरफ। अगर मैं इसको इलास्टिक लिमिट तक खींचूंगा तो एक्सटर्नल फोर्स बिल्कुल किसके बराबर होगी?
रीस्टोरिंग फोर्स जो कि इसको दोबारा वापस लेकर आएगी, ये रीस्टोरिंग है और ये एक्सटर्नल है। तो हमारी जो स्टडी है वो इलास्टिक लिमिट तक की होती है। इलास्टिक लिमिट वो होती है जब किसी चीज़ को पकड़ के खींचो ना और छोड़ो तो वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाए। जैसे सपोज ये ओरिजिनल इतनी थी, फाइनल जब खींचा तो ये इतनी हो गई, तो जब इसको छोड़ा तो ये दोबारा इतनी हो गई। तो यानी हमने इसको इलास्टिक लिमिट तक खींचा। तो जो हमारी जो ये स्टडी है वो विद इन इलास्टिक लिमिट ही है। तो विद इन इलास्टिक लिमिट वो वापस तभी आएगी जब रीस्टोरिंग फोर्स, अगर मैंने बोला अभी जो एक्सटर्नल फोर्स है, एक्सटर्नल यानी ये जो अप्लाइड येलो से शो की थी, अप्लाइड जो आपने पकड़ के खींचा है, अगर वो 10 न्यूटन है तो जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो भी 10 न्यूटन ही होती है, नहीं तो वो पूरी अच्छी तरीके से वापस नहीं आती। यानी मैं कह सकता हूँ रीस्टोरिंग फोर्स डेफिनेशन में तो स्ट्रेस को ऐसे ही डिफाइन करते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया। बट अगर मैं बात करूं तो जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो एक्सटर्नल फोर्स के बराबर ही होती है। यानी एक्सटर्नल फोर्स कह लीजिए या लोड कह लीजिए, एक्सटर्नल फोर्स या लोड कह लीजिए, जो अप्लाइड लोड है बाहर से अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलो सर ये हमें क्लियर है। तो हमें स्ट्रेस क्लियर हो गई। तो अब बात करें स्ट्रेस की, तो स्ट्रेस कितने टाइप्स की होती है तो वो देखते हैं सबसे पहले। तो स्ट्रेस का सबसे जो बेसिक टाइप है वो है टेंसाइल स्ट्रेस। कौन सा स्ट्रेस? टेंसाइल स्ट्रेस। तो सर टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है, इससे क्या होता है? तो टेंसाइल स्ट्रेस इज़ वेरी कॉमन स्ट्रेस। जैसे मैंने इस पीस को यहाँ पर, इसको रॉड है, इसको यूँ करके यूँ बांध दिया है, तो मैंने इसको यहाँ से पकड़ के खींचा है, तो मैंने इसको खींचा है यानी मैं इसकी लेंथ इंक्रीज़ कर रहा हूँ। जब अब किसी चीज़ की लेंथ इंक्रीज़ कर रहे होते हैं तब जो उसके किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया, जैसे इसमें जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होती है वो होगी, देखो स्ट्रेस का सिंबल तो सिग्मा होता है। तो स्ट्रेस जो होती है वो फोर्स अपॉन एरिया है, या लोड अपॉन एरिया कह सकते हैं इसको। तो लोड को जनरली आपकी बुक में पी से डिनोट किया जाता है, ठीक है। फोर्स को पी एफ से डिनोट किया जाता है। आप किसी से भी डिनोट कर सकते हैं, लोड पी से या फोर्स एफ से, बात एक ही है। तो फोर्स अपॉन एरिया, और ये जो फोर्स है वो क्या कर रही है, लेंथ इंक्रीज कर रही है बॉडी की, तो हम उस स्ट्रेस को टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं। वाइल इन द केस अगर मैं ये कह दूँ कंप्रेसिव स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस के बारे में बात करें तो ये वो वाली स्ट्रेस है जो किसी चीज़ की लेंथ कम करती है। जैसे यहाँ पर ये ऐसी चीज़ है, हमने इसको यहाँ से इस तरफ फोर्स लगाई तो अब इसकी ये लेंथ कम होना चाहेगी। तो भी स्ट्रेस का बेसिक फार्मूला तो फोर्स अपॉन एरिया ही है या लोड अपॉन एरिया ही है, लेकिन ये इसकी लेंथ क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। अगर लेंथ डिक्रीज कर रही है तो हम उसको क्या कहेंगे, दैट इज़ कंप्रेसिव स्ट्रेस। नाउ इसके बाद एक और स्ट्रेस आ जाती है जिसको हम शियर स्ट्रेस कहते हैं। ये भी एक बहुत अच्छी टाइप की स्ट्रेस है। तो इसकी जो अगर एग्जांपल लें तो बहुत सारी हैं, लेकिन सबसे इजी एग्जांपल जो आप यूनिफॉर्मली यूज़ करते हो, जैसे ये मैंने मान लिया ये आपके शूज़ हैं, है ना, जैसे ये मैंने मान लिया आपके ये शूज़ हैं, तो आपने शूज़ को पॉलिश करना है, तो आप क्या इसको यहाँ से और यहाँ से पकड़ के खींचेंगे तो शूज़ पॉलिश होगा? नहीं होगा सर। यहाँ से और यहाँ से पकड़ के खींचेंगे तो पॉलिश होगा? नहीं सर। आप इसको दबाएंगे तो शूज़ पॉलिश होगा? नहीं सर। तो शूज़ पॉलिश कैसे होगा? शूज़ पॉलिश तब होगा जब आप उसको ऊपर वाले सरफेस से शीयर करेंगे। शीयर मतलब दबाएंगे नहीं, आप उसको जैसे शूज़ पॉलिश करते हैं दबाते नहीं हैं, खिसकाते हैं ऊपर नीचे से। जैसे मैं ना एक बात बताता हूँ आपको, सपोज़ मैंने क्या किया, मैं एक अज्यूम कर लेता हूँ एक पीस सा, सपोज़ मैंने एक पीस यूँ ले लिया है ना, तो मैंने क्या किया, इस पर फोर्स लगानी है तो मैं इस पर फोर्स यूँ करके यूँ लगाता हूँ। तो अब ये जो फोर्स है ना तो इसको दबा रही है ना इसको कंप्रेस कर रही है। नीचे से सपोज मैंने मान ली यहाँ से फिक्स है, तो इसने क्या कर दिया, इसको यहाँ से शीयर किया, खींचा, ठीक है, टेंजेंशियल फोर्स है। तो इसके कारण जो इसकी शेप है थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। सर वो शेप कैसी हो जाएगी? वो शेप कुछ हमारी अगर बात करें तो हम इसको अपने आप ही ड्रॉ कर लेते हैं, ज़रूरी नहीं है हमने टूल का यूज़ करना है। तो कुछ ऐसी हो जाएगी, देखो मेरे बेटे बच्चों, ये यूँ करके यूँ चेंज हो जाएगी, ये यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पर पहुँच जाएगा और यहाँ से यहाँ शिफ्ट होकर यहाँ पहुँच जाएगा।
तो इसको हम शियर स्ट्रेस कहते हैं। तो शियर स्ट्रेस बेसिकली क्या करती है, शियर स्ट्रेस एक स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रेस है जो बॉडी की शेप चेंज करती है। टेंसाइल स्ट्रेस हो गई या कंप्रेसिव स्ट्रेस होगी, वो अगर सिलेंड्रिकल पोर्शन है तो उसको सिलेंड्रिकल ही रहती है। लेकिन हम जब शियर स्ट्रेस की बात करते हैं तो जैसे ये आपको एक क्यूबॉइड शो किया गया 3D में देखोगे तो क्यूबॉइड की जगह जब आपने इसको खींचा तो ये एक पैरेललोपिपेड बन गया, यानी इसने इसकी शेप चेंज कर दी। यानी शियर स्ट्रेस, दोबारा से सुन लीजिए, शियर स्ट्रेस का सबसे अच्छा एग्जांपल आपका, जैसे आप सुबह मॉर्निंग में ब्रश करते हैं तो ब्रश जब आप करते हैं तो टीथ को दबाते नहीं हैं या कंप्रेस नहीं करते, उसको शियर करते हैं, लेफ्ट राइट लेके जाते हैं, तो वो बेसिकली एक टाइप ऑफ फोर्स होगी जिसको हम शियर फोर्स कहते हैं। और शियर फोर्स के कारण जो शियर स्ट्रेस डलती है, जैसे ये शियर फोर्स है तो इसके ऊपर ये कुछ एरिया होगा इसका, तो इसको हम अगर इसे एरिया से डिफाइन कर देंगे तो ये दैट इज़ नॉट अ क्रॉस सेक्शन एरिया, दिस इज़ नॉट शीयरिंग एरिया। तो हम शियर स्ट्रेस को डिफाइन करते हैं शियर फोर्स अपॉन शीयरिंग एरिया। जैसे आप शूज़ पॉलिश करते हो तो जो एरिया जो होता है वो शीयरिंग एरिया होता है उसका, तो हम उसको क्या कहते हैं, शियर स्ट्रेस। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, आज का काम इतना ही, इतना कंप्लीट कीजिए। ओके, बाय बाय।